गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है। चलिए आज पढ़ाई शुरू किया जाए। मैंने सोचा था रिडक्शन के कुछ रिएक्शंस भी यहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। मुझे लगता है बेहतर होगा थोड़ा उसे आगे पढ़ाएं। ठीक है, तो फिर हम चाहेंगे, एक मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ, हम चाहेंगे आज एक नया चैप्टर शुरू करना। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन हो गया हमारा। कार्बोकैटायन में हमने थोड़ा और भी रिएक्शंस पढ़ लिया। कार्बोनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन हमारी पढ़ाई के लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर हम यहां पर इंटरमीडिएट्स को थोड़ा रोक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन पढ़ा जाए। ठीक है, हर साल ऐसे ही पढ़ाते हैं हम लोग। तो शुरू किया जाए जरा। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और फर्क आने वाला है आपको आप पढ़ाई में, वो जरा मैं उसके लिए भी आपको तैयार कर दूं। फर्क ये आने वाला है स्टूडेंट्स कि जैसे फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में हमने काफी सारे रिएक्शंस पढ़े, लेकिन एक एक रिएक्शन में काफी समय लगा। रिएक्शंस की संख्या कम थी और हर रिएक्शन में सीखने को बहुत कुछ था। अब समय आ रहा है कि रिएक्शंस भी काफी सारे आएंगे, काफी सारे गिरेंगे। खास करके ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने नाम भी सुना होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब एलिमिनेशन। तो क्या दोस्त शुरू किया जाए आज? चलिए शुरू करते हैं, मन लगा के सीखना है। ठीक है, चलिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास समझने को काफी कुछ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम ही है इसका। इसको अगर हम लोग लिखें तो सब्स्टिट्यूशन के लिए एस और न्यूक्लियोफिलिक के लिए एन, हम लोग इसको बोल सकते हैं एस एन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एस एन बड़ा महत्वपूर्ण बेटा, क्या बोले आपको, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें। ये देखिए आर है, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, कार्बन से जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल आया। अब अगर थोड़ा समझदार बनते हो, थोड़ा समझदार की तरह बिहेव करते हो, तो जैसे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है या कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, समझो बेटा। अब कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना। अभी जिसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं, कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
तो जिस जो जुड़ा हुआ है उसकी ज्यादा है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने की वजह से कार्बन पर आएगा डेल्टा प्लस और लिविंग ग्रुप पर आएगा डेल्टा माइनस। मतलब जो वो Lg वाला पार्ट है वो निगेटिव पार्ट है, उस पर निगेटिव चार्ज है। और हम उसके साथ रिएक्ट करने के लिए ला रहे हैं एक न्यूक्लियोफाइल। उसके साथ रिएक्शन करने के लिए हम क्या ला रहे हैं? एक न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है दोस्त, समझो जरा मन लगा करके, ये भी निगेटिव और ये वाला भी पार्ट निगेटिव। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी टीम में अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड होता है और उसको अगर हटाया जाता है तो उसकी जगह कोई बैट्समैन लाया जाता है। अगर कोई बॉलर हटता है तो उसकी जगह कोई बॉलर आता है। विकेट कीपर हटता है तो उसकी जगह विकेट कीपर आता है। तो यानी कि ये Lg पर भी माइनस है और Nu भी माइनस है। तो अगर रिएक्शन ऐसा हो जाए कि R के साथ Nu जुड़ जाए और इसके अलावा Lg पर आ जाए माइनस, मतलब Nu यहां जुड़ गया और Lg बाहर आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूट किया, Lg की जगह Nu आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है ये, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो भैया ये जो इतना फेमस चीज है, इतना नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो यही है, वो यही है। अब देखो इसमें एक कार्बन वाला पार्ट है R, दूसरा Lg, एक खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी, तीसरा न्यूक्लियोफाइल और चौथा एक और खिलाड़ी है। रिएक्शन होता है सॉल्वेंट। 4 प्लेयर हैं यहां। कार्बन हो गया, उससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हो गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन और सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, और Lg के जगह Nu आ गया। इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यह काम 2 तरह से हो सकता है। देखो समझो, समझना, ये R है, R, ठीक है, ये R है, और मान लो ये Lg है, ये R, ये Lg, ये R Lg जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये R था, ये Lg था, ये न्यूक्लियोफाइल है। समझना अच्छे से। अब R Lg और ये न्यूक्लियोफाइल में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये 2 तरह से हो सकता है मेरे दोस्त। कैसे कैसे हो सकता है? R से Lg पहले अलग हो गया, एक तरीका है ये पूरा प्रोसेस होने का। R से Lg पहले अलग हो गया, अलग हो गया, देखो अलग हो गया। R से Lg अलग हुआ, Lg ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, Lg पर आया माइनस, R पे आया प्लस, अलग हुआ, R पे प्लस, Lg पे माइनस, पहले ये अलग हो गया, R प्लस बन गया। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक कर दिया, देखो अटैक कर दिया। माने पहले स्टेप में R से Lg अलग हो गया और फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ गया। एक तरीका यह है रिएक्शन होने का। दूसरा तरीका यह है कि जैसे जैसे यह Lg अलग हो रहा है, R से जैसे जैसे Lg अलग हो रहा है, R से जैसे जैसे Lg अलग हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ रहा है। लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है दोस्त। लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है। पहले वाले केस में क्या हुआ था? 2 तरीके से बता रहे हैं। इस केस में क्या हुआ था? पहले वाले केस में लिविंग ग्रुप पहले चला गया, R पे प्लस बन गया और तब न्यूक्लियोफाइल आया। बात को समझा जरा सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। हाँ 1 मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ अब बात आती है, कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बैच पढ़ रहा था वो बैच पहले चला गया, क्लासरूम कुछ देर खाली रहा, तब नया बैच आया।
एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ, जैसे जैसे क्लासरूम से बच्चा जा रहा है वैसे वैसे क्लासरूम में दूसरा बच्चा आ रहा है, आना जाना साथ साथ। एक तरीका ये, दूसरा पहले चला गया उसके बाद दूसरा चीज आया, दूसरे बच्चे आए। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। तो ये जो दो तरीका आपको हम बता रहे हैं, यहां देखिए जरा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है? देखेंगे सब लोग। बेटा अगर ऐसे हो, RLG इसी प्रोसेस को क्या बोला सर आपने बोला ये पहले टूट जाए, R प्लस LG माइनस, पहले स्टेप में टूट गया, और फिर अगले स्टेप में NU माइनस इस R पे अटैक कर दे। NU माइनस इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, R प्लस LG माइनस, और अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल जो देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक कर दिया, RNU बन गया। देखो RLG की जगह RNU, न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है काम। दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि नहीं, R से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप खींच रहा है, जिस वजह से कार्बन पर डेल्टा प्लस और LG पर डेल्टा माइनस है। इस डेल्टा प्लस को देख करके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसका आना और इसका जाना दोनों साथ साथ हुआ हो। दो ही तरीके हैं भाई, अगर देखें तो यहां पर तो हम दो ही चीज की चर्चा कर रहे हैं, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। अब जो मैंने लिखा है, अगर उसको हम लैंग्वेज का रूप दें दोस्त, लैंग्वेज का, तो इस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्लास का कोई तोड़ ही नहीं है ना। और एक बात और फेवरेट है, नीट के एग्जाम में तो खूब क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से। आपका 12th का जो पहला चैप्टर है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, समझ लीजिए 60% इस चैप्टर पर बेस्ड है। आप ये समझिए चैप्टर मतलब खत्म हुआ, इसका मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स 70-80% खत्म हो गया। आप समझ लीजिए, आपको ये सारी बातें आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। चलिए आ जाइए जरा, ठीक है? अच्छा, इसको अगर वर्ड्स में लिखे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफाइल आता है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप का डिपार्चर हो गया तब अराइवल हुआ न्यूक्लियोफाइल का, वर्ड्स में, ठीक है? और यहां क्या लिखेंगे? बोथ अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल and departure of living group takes place simultaneously. ठीक है? वहां साथ साथ काम हो रहा है, यहां पहले लिविंग ग्रुप हट गया तब न्यूक्लियोफाइल आया। पक्की बात? चलो दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है, ये रिएक्शन जो आपको दिख रहा है वो कितने स्टेप में दिख रहा है? पहले ये टूटा फिर न्यूक्लियोफाइल आया। सर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। यहां जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में हो रहा है? आना और जाना साथ साथ हो रहा है, 1 स्टेप। सुनते तो चलो बेटा, मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी आप पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी पढ़ रहे हैं आप।
पढ़ रहे हैं। यहां पहले उसका थोड़ा थोड़ा माइन्यूट यूज आएगा। पहले स्टेप में न्यूट्रल से चार्ज्ड बना है, देखो ध्यान से, पहले स्टेप में न्यूट्रल से चार्ज बना और दूसरे स्टेप में चार्ज से न्यूट्रल बन रहा है। पहले स्टेप में न्यूट्रल से चार्ज बना, दूसरे स्टेप में चार्ज से न्यूट्रल बन रहा है। तो जब न्यूट्रल से चार्ज बना तो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल स्लो हुआ होगा, और चार्ज से न्यूट्रल बना तो फास्ट हुआ होगा। ये स्लो ये फास्ट, भाई मेरे जो स्लो होता है वो क्या होता है? आरडीएस होता है। यहां हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, न्यूट्रल से चार्ज आरडीएस और चार्ज से न्यूट्रल बना। यहां तो एक ही स्टेप है, जो है सो वही आरडीएस है, रेट उसी पर डिपेंड करेगा। अच्छी बात है, रेट तो आरडीएस पर डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, मोलेकुलरिटी के बारे में और ऑर्डर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, मोलेकुलरिटी के बारे में और ऑर्डर के बारे में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. Rate is directly proportional to concentration of reactant in RDS step. ये देखो, ये RDS step पहला है, इसमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, RLG, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है सर? न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में नहीं आ रहा, पहले स्टेप में नहीं आ रहा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है किस स्टेप में? सेकेंड स्टेप में, समझो। और पहला स्टेप RDS है, पहला स्टेप आरडीएस है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलजी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलजी। मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार सचेत करना चाहता हूं। देखो बेटा, जीवन में कभी कभी मेहनत ज्यादा करना पड़ता है और उस एरिया से क्वेश्चन कम आता है, और कभी ऐसा समय आता है कि वहां मेहनत कम और फायदा ज्यादा होता है। सर ये कैसा चैप्टर है? सर ये ऐसा चैप्टर है जहां समय कम लगता है और क्वेश्चंस ढेरों आते हैं। सोच लो, महत्वपूर्ण है कि नहीं? समय कम लगने वाला है, ज्यादा नहीं, और क्वेश्चन ढेरों आएंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सब जगह। यानी कि बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ना है। याद रखिएगा ये लाइन। कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? 8 से 10 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं 10 लेक्चर में, और हमारा इस पर बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए आप। चलिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलजी। अब यहां क्या एक ही स्टेप जो है यही आरडीएस है? बोलो ना। और जब यही आरडीएस है तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीज है भाई, रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, आरएलजी। NU। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएलजी का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। क्या समझ में आ रहा है? यहां केवल एक ही के कंसंट्रेशन पर क्यों डिपेंड करता है? बताओ क्यों? क्योंकि आरडीएस ये स्टेप है, रेट इसी से डिसाइड होगा, और केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट जो होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है आरडीएस स्टेप में। ये एक ही है, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है। और यहां अगर देखें तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट के पार्ट हैं। तो बेटा ये बताओ, मोलेकुलरिटी पढ़े होगे, अब इस एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो मोलेकुलरिटी इस रिएक्शन का क्या हो गया? पढ़ाया जाता है मोलेकुलरिटी क्या हो गया? 1 1 1 1 है ये। और यहां मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा? आरएलजी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मोलेकुलरिटी क्या हो गया? मोलेकुलरिटी यहां 2 आ गया। तो जब मोलेकुलरिटी 1 आ गया, 1 1 1, तो क्या इसको हम यूनिमोलेकुलर बोल सकते हैं? यूनि माने 1, मोलेकुलरिटी 1, और मोलेकुलरिटी 2 आया तो क्या इसको बोल सकते हो? बाई मोलेकुलर।
अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों। इसको हम बोलते हैं SN1 और इसको हम बोलते हैं SN2। इधर चल रहा है SN1 और इधर चल रहा है SN2। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलेकुलर। वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलेकुलर। ये SN1 वो SN2। अरे सर ये 1 2 इसलिए आता है क्या क्योंकि मोलेकुलरिटी 1 होती है और एक में मोलेकुलरिटी 2 होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आता है। समय आ गया भाई, बहुत नाम सुना है इसका, SN1 SN2 बराबर चर्चा चलती रहती है। ये SN1 रिएक्शन है, ये SN2 है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आएगा, थोड़ा मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है वो भी समझ में आएगा। लेकिन ये SN1 और वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलेकुलर। यहां मोलेकुलरिटी 2 है, यहां मोलेकुलरिटी 1 है। अच्छी बात है सर। और बताइए सर, देखो भाई ये 2 स्टेप में हुआ है। अच्छा वो बात और भी लिखते हैं, पहले जगह भी कम है, पहले एक छोटी सी बात लिख लेते हैं फिर मिटाएंगे, ठीक है ना। पहली बात देखो, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग चीज है। मोलेकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग चीज है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, पढ़े हो ना। बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि मोलेकुलरिटी और ऑर्डर सेम हो, बाय डिफॉल्ट इस रिएक्शन में सेम रहता है। यह पाया गया है कि यहां पर मोलेकुलरिटी भी 1 है SN1 रिएक्शन की, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 है इस रिएक्शन का। ऑफ कोर्स यहां बात करें, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं फिजिकल वाले, सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी कैसे निकालते हैं, नहीं डिफाइन होता है। भाई यहां देखो ना, ये जो RDS वाला स्टेप है इससे हम लोग निकालते हैं, इसी स्टेप का निकलता है। 1 आया इसका मोलेकुलरिटी, ऑर्डर भी इसका 1 आ गया बाय डिफॉल्ट। जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, पर यहां हुआ। यहां पर मोलेकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम आया, ये भी बाय डिफॉल्ट। जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो पहले हम लोग इतना मिटा लें जरा, एक बार रिकॉल भी कर ले। SN1 दिमाग में डालो, पढ़ लेंगे नहीं, बाद में पढ़ लेंगे नहीं, अभी पढ़ो, अभी ध्यान करो। SN1 में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप चला गया, पहले चला गया। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया। यहां न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ। ये एक स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है। रेट जो है यहां 2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इस पे और इस पे। देखो कहानी उल्टा है, यहां पे स्टेप 1 जरूर है लेकिन मोलेकुलरिटी 2 है, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है SN2। यहां स्टेप 2 जरूर है लेकिन मोलेकुलरिटी 1 है, क्योंकि रेट सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मिटाऊंगा पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप अपनी कॉपी पे इसी के नीचे कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी मैं इधर लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा, याद रखिएगा।
ठीक है दोस्त, आ जाइए जरा। हाँ, हमारा चल रहा था यहां, क्या चल रहा था इधर, SN1, और इधर क्या चल रहा था, SN2 चल रहा था ना। बिल्कुल, चलिए अब देखते हैं। अच्छा दोस्त, अपनी कॉपी पे देखो, SN1 जब 2 स्टेप में हुआ है, क्या उसमें कार्बोकैटायन बना है? हाँ जी बना है सर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस एंड इट इज द RDS स्टेप। कार्बोकैटायन का बनना ही RDS है। एक ही पहला स्टेप ही था ना RDS। यहां बोलिए सर, SN2 में नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कहां हुआ है? SN2 में तो नहीं हुआ। SN2 में आना जाना साथ साथ हो गया, कार्बोकैटायन तो नहीं बना उसमें। अच्छा, जब कार्बोकैटायन यहां SN1 में बनता है, SN2 में नहीं बनता, ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब कार्बोकैटायन यहां बना है, अगर रीअरेंजमेंट होगा, हो सकता है तो होगा, यानी कि यहां लिखना चाहेंगे इफ, किसी सवाल में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जो होता है, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल देन विल टेक प्लेस। समझ लो भाई, SN1 में कार्बोकैटायन बनता भी है, और अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज होगा भी। SN2 में जब कार्बोकैटायन बना ही नहीं, तो किस बात का रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। जब कार्बोकैटायन बना ही नहीं तो क्या रीअरेंजमेंट? मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज हुआ, वहां बना ही नहीं, अटैक किया और साथ साथ लीव किया। अब एक बात बताओ, समझदार हो समझना, समझदार हो समझना। देखो, जो कार्बन था जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, जो कार्बन था जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, समझो ये वाला लाल वाला कार्बन पर एक बॉन्ड, देखना सब लोग देखना, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, एक दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है। मान लो कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिसमें एक लिविंग ग्रुप जुड़ा, ये लिविंग ग्रुप है। अच्छा, अब बताओ मेरे को कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। सुनो, SN1 में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप पहले हट जाता है, हट गया, समझना ध्यान से। टेट्राहेड्रल था, कार्बन sp3 था, टेट्राहेड्रल, लिविंग ग्रुप पहले हट गया, यहां प्लस आ गया, कार्बोकैटायन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो जैसे ये हटा लिविंग ग्रुप, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। समझदार बनो, ट्राइगोनल प्लेनर, अच्छे से ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आएगा। अब ये कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर, ये अप से भी आ सकता है, ये डाउन से भी आ सकता है, ये अप से भी आ सकता है, ये डाउन से भी आ सकता है, दोनों साइड से आएगा। अगर ये अप से अटैक किया तो जैसे ये जुड़ा फिर से टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अप से आया तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा। और अगर ये कार्बोकैटायन ऐसे था, ये डाउन से आया तो ये ऊपर की ओर खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो? अब बात यहां ये आती है, ये सब कहानी हम पहले भी थोड़ा पढ़े हैं। सर ये प्लेनर था, इस पर अटैक हुआ। सर अगर ये कायरल सेंटर बन गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये जो अटैक कर रहा है वो भी अलग, कायरल सेंटर बन गया, तब तो 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, अप से अलग और डाउन से अलग। और अगर यहां 2 ग्रुप सेम है तो अप से अटैक और डाउन से अटैक से सेम ही बनेगा।
कायरल नहीं बना तो सेम ही बनेगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। तो अब मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए क्या लिखूं बताइए। मैं लिखने वाला हूं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल can take place from both sides of the plane। न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्लेन के दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। इफ आफ्टर अटैक chiral center gets formed, और कायरल सेंटर बन रहा है, और मान लो रिएक्शन में कंपाउंड में कहीं और कोई कायरल सेंटर नहीं है, कायरल यहां जहां अटैक हुआ वहां बना, कहीं और कायरल नहीं, क्योंकि कहीं और कायरल होगा तो ये डायस्टीरियोमर बन जाएगा, कहीं और कायरल रहा, क्योंकि कहीं और कायरल रहा तो वहां तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वही रहेगी, और यहां अप और डाउन से दो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेकिन मान के चल रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ यही एक कायरल सेंटर रहा, तब तो एनेंशियोमर्स बनेगा, तो हम अभी वही मान के लिख रहे हैं, आप समझिए जरा, ठीक है। इफ आफ्टर अटैक कायरल सेंटर गेट्स फॉर्म देन एनेंशियोमर्स will get formed and racemization will take place, racemization will take place। समझा जाए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से हो सकता है। प्लेन के अटैक के बाद अगर कायरल सेंटर बना यहां पर सिर्फ, और कहीं नहीं था, तो एनेंशियोमर्स बन जाएगा अप से डाउन से, और इस वजह से रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा, रेशमाइजेशन होगा। ये समझ में आ रहा है सर? हम यहां की बात करें, हम यहां की बात करें, भाई एक बात बताओ जरा, इसको भी देखो, इसको भी देखो जरा, SN2 में क्या होता है। देखो ये है टेट्राहेड्रल, समझो अंतर समझो, मैं एक बार रिकॉल भी करा दूंगा, ठीक है। ये है ऐसे, ठीक है, एक मिनट पकड़ने दो अच्छे से मुझे, ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये लिविंग ग्रुप, ये टेट्राहेड्रल सेंटर है। अब क्या है, ये लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है, लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है, लिविंग ग्रुप का जाना न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है। अब एक बार बताओ, कार्बोकैटायन तो बना नहीं, तो जब लिविंग ग्रुप जा रहा है तो जाने के बाद जब ये टूट जाएगा, इस पर क्या चार्ज होगा, लिविंग ग्रुप पर माइनस आएगा, और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या चार्ज है, माइनस है सर। तो माइनस माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है सर। इसका मतलब ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रिक्टली इसके बैक साइड से आएगा। क्यों? अरे माइनस माइनस चाहता है कि हम दूर रहे। देखो ये माइनस है, इस पर जब ये जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अभी यहां ये न्यूट्रल है सर, जब ये टूट के अलग हो जाएगा लिविंग ग्रुप तो इस पर माइनस आ जाएगा। इस वजह से माइनस माइनस मैक्सिमम दूरी पर कब रहेगा, जब 180 डिग्री पर रहेगा एक दूसरे से। इसीलिए सावधान, SN2 में आने वाला न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली बैक साइड से आके अटैक करता है। किसके बैक साइड से? लिविंग ग्रुप जहां जुड़ा है उसके 180 डिग्री पर एकदम बैक साइड से। देखो ये है ना ऐसे, ये इधर से आएगा, देखो ध्यान से, देखो आ रहा है, ये ऐसे आएगा बैक साइड से, यहां अटैक करेगा, एकदम बैक साइड से आके अटैक करता है। अब बताओ जब अटैक करेगा, ये SN2 कितने स्टेप में होता है? एक स्टेप में, बताया था ना, आना जाना साथ साथ। तो क्या वन स्टेप रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बनेगा? नहीं सर, यहां नहीं बनेगा। इसमें बना था कार्बोकैटायन, 2 स्टेप में एक जो कार्बोकैटायन था वो इंटरमीडिएट बना था। ये तो एक ही स्टेप में है, यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा, ट्रांजिशन स्टेट, आना और जाना साथ साथ। देखो ये आ रहा है अटैक करने बैक साइड से एकदम,
जब ये अटैक कर रहा है बैक साइड से, ये वाला बॉन्ड बनने लगा और ये वाला बॉन्ड टूटने लगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाओगे? ट्रांजिशन स्टेट में दिखाओगे ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। इसको टूटते हुए दिखाएंगे, इसको बनते हुए दिखाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? एक बात और, जब इन दोनों पर माइनस, ये अभी माइनस है, जब ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बन रहा होगा तो माइनस घट के डेल्टा माइनस हो जाएगा और जब जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। ये अभी न्यूट्रल है लिविंग ग्रुप, जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा और जब ये टूट रहा होगा तो उस टाइम डेल्टा माइनस दिखाएंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसमें इस पर भी डेल्टा माइनस, क्योंकि ये बीच में टूटने के स्टेज में है, जीरो से माइनस के बीच में डेल्टा माइनस और ये माइनस से जीरो के बीच में डेल्टा माइनस, तो इस पर भी डेल्टा माइनस, इस पर भी डेल्टा माइनस। तो जब ट्रांजिशन स्टेट होता है तो ऐसे नहीं होता, ये बैक साइड से आया और ट्रांजिशन स्टेट में हम दिखाते हैं ये तीनों, ये वाला और ये वाला इससे बराबर दूरी पर रहेगा, ये तीनों प्लेन में आ गया, ये तीनों प्लेन में आ जाता है ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में। सर ऐसे था ना, ऐसे जैसे अटैक किया धीरे धीरे सीधा होने लगता है, ये टूट रहा होता है, ऐसे टूट रहा है और उसी समय ये जुड़ रहा है। पर ये तीनों एक प्लेन में आ गया और ये लिविंग ग्रुप वाला टूटते दिखाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को जुड़ते दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप? अभी लिख के मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप बताओ मैंने क्या सिखाया आपको? सिखाया क्या मैंने? क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 में दोनों साइड से हो सकता है क्या? क्या सिर्फ एक साइड से? स्ट्रिक्टली बैक साइड अटैक होता है। बैक किसके बैक? लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, याद रखिएगा। तो यहां लिखूंगा मैं ओनली बैक साइड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, केवल बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। यहां क्या हुआ था? अप से भी अटैक हुआ था, डाउन से भी अटैक हुआ था। यहां क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सिर्फ बैक से अटैक हो रहा है। अच्छा ये बताओ, और समझदार हो, किताब लिखता है इस केस में, इस केस में तो अप और डाउन आया तो रेशमाइजेशन हुआ, कायरल सेंटर बना। तो यहां क्या हुआ? रेशमाइजेशन हुआ, रेशमिक मिक्सचर बना। क्या यहां समझदार हो आप? किताब लिखता है कि अगर ऐसे है तुम्हारा और बैक साइड से आया तो कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस, कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब ये मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका, पहले मुझे लिखने दो। इस रिएक्शन में SN2 में कंप्लीट यानी कि 100% इन्वर्जन, इन्वर्ट माने पलटना, इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN2। वो तो लिखा हुआ है, नोन एज, ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था, उन्हीं के नाम पे इस इन्वर्जन का नाम पड़ गया, वाल्डन इन्वर्जन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आ जाएगा, बताओ जी वाल्डन इन्वर्जन किस रिएक्शन में होता है? SN2 रिएक्शन में। वाल्डन इन्वर्जन किस रिएक्शन में होता है? SN2 रिएक्शन में। सर ये वाल्डन इन्वर्जन क्या है? सर बता रहा हूं, देखो समझो जरा, समझना, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, मान लो शुरू में ये एक टेट्राहेड्रल सेंटर है, इस कार्बन पे ये A लगा, B लगा, D लगा, E लगा, चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कायरल सेंटर होगा, इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है तो इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी। मान लो ये लिविंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप है, यहीं से टूटेगा, और यहां R कॉन्फ़िगरेशन है, कायरल सेंटर पे R, कैपिटल R मान लो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये लिविंग ग्रुप जा रहा है, अब पीछे से अटैक हुआ, समझदार बनना। तो क्या अब नए कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन S होगी? नए कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन S होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं इन्वर्जन का मतलब होता है पहले अगर R है तो बाद में S हो जाना। लोग समझ रहे हैं यहां पर कि इन्वर्जन का मतलब है पहले R है तो ये S हो जाए। मैं समझाता हूं।
आर या एस चारों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं सीआईपी सीक्वेंस रूल के तहत, और उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आर होगा या एस। सपोज करो कि ये जो लीव करने वाला ग्रुप था, सपोज करो ये चौथी प्रायोरिटी का ग्रुप रहा, 1 2 3 4 फोर्थ प्रायोरिटी, मान लो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है। अब ये आने वाला ग्रुप कोई जरूरी है क्या कि इसकी प्रायोरिटी भी फोर्थ ही हो इन चारों में? क्यों? क्योंकि जाने वाला कोई और है और आने वाला ग्रुप कोई और है। तो सीआईपी सीक्वेंस रूल में इन तीनों के रेस्पेक्ट में उसकी प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन समझा जाए, अगर ये शुरू में ऐसा है, पीछे से अटैक हुआ तो ये टूट गया, ये इसका टूटने का काम हो गया और इसका जुड़ने का काम हो रहा है। बीच में जब ट्रांजिशन स्टेट आया था तो ये जुड़ रहा था और ये टूट रहा था, और फाइनली जब वो टूट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो ऐसे नहीं रहेगा। ये जो अम्ब्रेला की तरह पहले नीचे था, ये अब ऊपर की ओर खुल जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये अब आया है, जुड़ा है, इस कोई जरूरी नहीं ना ये अलग ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी और जो लीव कर रहा था उसकी प्रायोरिटी कोई जरूरी तो नहीं कि सेम हो, अलग भी हो सकती है, अलग होती है। तो कोई जरूरी है कि अगर ऊपर वाला आर हो तो नीचे वाला एस ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है इधर से आकर भी कि वो पहले आर हो और बाद में भी आर हो, लेकिन फिर भी इन्वर्जन बोलते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन में इन्वर्जन का यह मतलब नहीं है कि आर से एस हो जाए या एस से आर हो जाए। इन्वर्जन का यह मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि जिस तरफ से लीव किया है 100% आने वाला न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से ही आएगा। यही मतलब होता है। यह मत बोलिएगा कोई जरूरी है कि आर से एस हो जाए या एस से आर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जिधर से हमारा लिविंग ग्रुप गया है न्यूक्लियोफाइल उसके जा रहा है, उसके अपोजिट साइड से आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या ओनली बैक साइड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस? दूसरी बात, कंप्लीट 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। अब जैसे हम इसको ऐसे दिखाएं, मान लीजिए ये आपका है कार्बन, समझिएगा, समझिए जरा, और ये है जुड़ा हुआ आर, ये जुड़ा है मान लीजिए Lg इधर, और मान लीजिए ये जुड़ा है H, ऐसे ले लेते हैं H, ठीक है, और ये जुड़ा है मान लीजिए D। अब न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है। टेट्राहेड्रल के लिए थोड़ा ऐसे कर लो H, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है। तो जब ट्रांजिशन स्टेप 1 एक ही है भाई, याद रखिएगा। ट्रांजिशन स्टेट जब दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? देखो ऐसे नीचे से दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा, जगह इधर पर। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाओगे? देखो हमारा ये C जो है ऐसे रहने दिए, और ये D, ये R, ये H, ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, एक प्लेन में। और ये न्यूक्लियोफाइल इधर और ये लिविंग ग्रुप इधर, ठीक है। इन्वर्जन वर्ड यहीं लिख देते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, यहां से मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमको यहां पर देखने में सहूलियत रहेगी। ये है, ठीक है। और ये जुड़ रहा है तो डेल्टा माइनस, और ये टूट रहा है तो डेल्टा माइनस। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C, ये D, ये R, ये H, और ये Lg जो इधर था, अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर हो गया। आप समझे जरा, इन्वर्जन ये हो गया। इसको ऐसे भी देख ले जरा, ऐसे देख ले, समझिएगा जरा। ये 3 ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये रिएक्टेंट है, ये Lg है, ये लिविंग ग्रुप आ रहा है ऐसे, ये अटैक कर रहा है। ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगा तो ये टूट रहा था, ये टूट रहा,
और ये जुड़ रहा है। तो जिस पल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये टूट रहा होगा और ये जुड़ रहा होगा। तो ये तीनों, बाकी तीनों, ये लिविंग ग्रुप है इसको छोड़ो, और ये न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़ो, ये टूट रहा है। अब मैं भाई इसको पकड़ के दिखा नहीं सकता, इतने हाथ नहीं है मेरे पास, आप समझिए ये अलग नहीं हुआ है, ये टूट रहा है अभी लिविंग ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। उस समय इन तीनों की क्या अवस्था रहेगी? ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे। तो किताब लिखता है SN2 के दौरान, ध्यान दीजिएगा, पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN2 के दौरान पेंटा कोऑर्डिनेट, 1 2 3 कोऑर्डिनेट ये हो गए, चौथा ये जो टूट रहा है वो, और पांचवा ये जो जुड़ रहा था वो, 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। 5 कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटा कोऑर्डिनेट, 1 2 3, ये जो जुड़ रहा है टूट रहा है चौथा, ये जो जुड़ रहा है पांचवा, पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट ये है। ये वाला आप जो देख रहे हो ये आपका बन रहा है, कौन है ये? पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। एक बात और, ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट जो बना ऐसे, उसमें ये तीनों, ये एक प्लेन में रहता है। कुछ लोगों को नहीं पता, गलती करते हैं वो लोग, कहते हैं sp2 तो SN1 में होता है ना, कार्बोकैटायन बनता है, तो यहां तो SN2 में तो कार्बोकैटायन बनता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्बोकैटायन नहीं बनता, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस 5 कोऑर्डिनेट में ये 3 कोऑर्डिनेट है, 1 2 3, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को छोड़ के ये तीनों, इन तीनों के रिस्पेक्ट में सिस्टम प्लेनर होता है, sp2 होता है। कार्बोकैटायन नहीं है यहां, लेकिन इन तीनों के रिस्पेक्ट में पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट में ये जो तीनों हैं वो sp2 होते हैं, प्लेनर होते हैं। तो मैं ये कहूंगा, क्या कहूंगा? कंप्लीट इन्वर्जन होता है, बैक साइड अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, हैविंग sp2 कैरेक्टर। यहां sp2 क्यों था? क्योंकि कार्बोकैटायन बना था। यहां पेंटा कोऑर्डिनेट में जो आपका लिविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल है, इन तीनों के अलावा बाकी जो 3 हैं उसके रिस्पेक्ट में वो sp2 कैरेक्टर हो जाता है, एक प्लेन में रहता है ट्रांजिशन स्टेट। मेरा ख्याल है समझ में आया होगा आपको। तो ठीक है, ठीक है। ऊपर से एक बार स्क्रीनशॉट लो, ऊपर वाला पॉइंट मैं मिटाता हूं जरा, एक पॉइंट ज्यादा नहीं लिखना है, एक पॉइंट अभी और लिखेंगे इसमें। यहां क्या बोले? यहां इसी चीज को लिख लेते हैं, SN2 की बात चल रही है ना, इसके बाद पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट हैविंग sp2 कैरेक्टर गेट्स फॉर्म्ड। SN2 की बात समझ गए? हाँ ठीक है, SN2 बात समझ गए। बैक साइड अटैक होगा, 100% इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का नाम है वाल्डन इन्वर्जन, और ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है वो पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, sp2 कैरेक्टर होता है। चलो यहां आ जाओ, यहां बोलो SN1 में। हमें SN1 में ये बोलना है, हमें SN1 में दोस्तों ये बोलना है कि आपने बात की रेशमाइजेशन की। एक चीज SN1, कार्बोकैटायन बना SN1 में, रीअरेंज कर सकता है तो कर लिया। अटैक उस कार्बोकैटायन पर दोनों साइड से होगा। कायरल सेंटर बनेगा तो एनेंशियोमर्स बनेगा, एनेंशियोमर्स बनेगा तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमाइजेशन होगा। समझ रहे हो यहां तक? अब एक सवाल यहां उठता है, क्या जो रेशमाइजेशन हो रहा है वो 100% हो रहा है क्या? रेशमिक मिक्सचर बन रहा है वो 100% हो रहा है क्या? 100% रेशमिक मिक्सचर का कैसे बोलेंगे? देखो, अप से अटैक करेगा कायरल सेंटर पे, तो अगर आर बनेगा तो यहां डाउन से अटैक पे जरूर बनेगा, क्योंकि अप से भी वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और डाउन से भी वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जो कार्बोकैटायन पर अटैक कर रहा है। तो अप से अगर आर बन रहा होगा तो डाउन से एस बनेगा अगर कायरल सेंटर है तो क्या कंप्लीट रेशमाइजेशन तब बोलेंगे जब 50% आर हो
और 50% एसओ, तभी ना कंप्लीट रेशमाइजेशन होगा। एनेंशियोमर्स 50-50% बने। अब लगता है कि 50% बनना चाहिए, लगता है कि 50% बनना चाहिए, 50-50%, यानी कि 100%, यानी कि कंप्लीट रेशमाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की भाषा माने, और माननी चाहिए आपको, जेईई मेन और नीट के जैसे एग्जाम में माननी चाहिए आपको, तो कंप्लीट रेशमाइजेशन की ही चर्चा है। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे स्तर पर जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे जो आईआईटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और एम्स के क्वेश्चन में इस बात को टच किया गया, अब देख लीजिए एम्स में इस पे क्वेश्चन आ गया, और आईआईटी में जो पढ़ाया जाता है, तो वहां यह बात सिखाई जाती है कि कंप्लीट रेशमाइजेशन नहीं होता, 100% रेशमाइजेशन नहीं होता। यह कारण आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। कैसे? देखिए 100% रेशमाइजेशन क्यों नहीं होता। देखो, जैसे समझिएगा, यह पॉइंट समझिएगा, ये लिविंग ग्रुप अगर हट गया, ये लिविंग ग्रुप अगर हट गया, कार्बोकैटायन बन गया, अब ये प्लेनर हो गया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है, अप से भी और डाउन से भी। लेकिन थोड़ा समझदार बनो, ये लिविंग ग्रुप इधर से हट चुका है सर, हट चुका है, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूट चुका है सर, कार्बोकैटायन बन गया है सर, बन गया है। और देखो सर लिविंग ग्रुप, ये देखो सर, यहां लिविंग ग्रुप निकल के आ गया, यहां आ गया लिविंग ग्रुप सर, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप यहां आ गया। अब मान लो कार्बोकैटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अप और डाउन दोनों साइड से हो सकता है। लेकिन तुमको क्या ये समझ है कि जब लिविंग ग्रुप निकल गया है तो लिविंग ग्रुप पर चार्ज क्या है? माइनस। तो तुमको नहीं लगता बेटा कि 1% सही, इस पर माइनस है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में थोड़ा रिपल्सन तो होगा। तो उस साइड से आने के चांसेस, जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है उस साइड से आने के चांसेस थोड़ा कम है, अपोजिट साइड से आने के चांसेस ज्यादा है। अगर मान लो किसी ने कहा कि पापा अभी घूमने निकले हैं घर से, और आपका एक दोस्त आने वाला है जो थोड़ा मस्ती करने आने वाला है, मजे करने आने वाला है, मूवी देखने आने वाला है, क्रिकेट खेलने आने वाला है, थोड़ा आपके पापा से डरता भी है, तो अगर उसे पता चला कि पापा अभी घूमने के लिए निकले हैं घर से और दोस्त आ रहा है, तो दोस्त क्या ये नहीं पूछेगा कि घर से लेफ्ट से निकले हैं कि राइट से? उसे ये लगेगा कि अगर वो निकल तो गए हैं, पर घर से अगर लेफ्ट से निकले हैं और हम रोड से आ रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट में अगर हम आते गए और मिल गए तो इसलिए वो पूछता है, अगर वो लेफ्ट से निकले हैं तो ठीक है यार, निकल गए होंगे घूमने, लेकिन हम थोड़ा राइट से आने की कोशिश करते हैं। माने जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला है, न्यूक्लियोफाइल के आने के चांसेस उस साइड से 1% कम क्यों ना हो, लेकिन कम होंगे। बैक साइड अटैक से चांसेस थोड़ा ज्यादा है। यहां अटैक दोनों साइड से होगा, पर बैक साइड अटैक थोड़ा ज्यादा होगा। यह अच्छी बुक्स कहती है। एनसीईआरटी तो कंप्लीट रेशमाइजेशन की बात करता है, उतना डिटेल में नहीं जाता। तो अगर हम बोर्ड की बात करें या जेईई मेन की बात करें या नीट की बात करें, तो हम लोग वर्ड पकड़ के चलेंगे कंप्लीट रेशमाइजेशन, पर जेईई एडवांस के लेवल पर जाएंगे तो वहां हम ये मानेंगे कि कंप्लीट रेशमाइजेशन नहीं होता। तो रेशमाइजेशन नहीं होगा तो जिस साइड से टूटा है उधर आकर के कोई जुड़ा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेन माने बरकरार रहना, जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया उधर से ही न्यूक्लियोफाइल आया तो रिटेंशन, और जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। पलटना, जाने वाला आने वाला अपोजिट साइड है इन्वर्जन, जाने वाला जिस साइड से गया उसी साइड से आया न्यूक्लियोफाइल, रिटेंशन। तो इस केस में बैक साइड अटैक थोड़ा ज्यादा होगा, अटैक दोनों साइड होगा और बैक साइड अटैक माइन्यूटली ज्यादा होगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक ही होगा। तो हम यहां एक लाइन जरूर लिखना चाहेंगे, मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। रेशमाइजेशन इफ टेक्स प्लेस then also perfect रेशमाइजेशन does not take place। फिर inverted product
slightly dominates over retented प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट करता है रिटेंटेड प्रोडक्ट पे। तो आपको SN1 और SN2 के लिए अभी तक जो बताया वो समझ में आया क्या? आप एक बार देखें, पहले एक बार बोर्ड को देखें, आपके पास 1 मिनट का समय है देखने का। एक बार ये पूरा चीज रिकॉल करेंगे, पूरा चीज 2 मिनट के अंदर पूरा चीज रिकॉल करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 4 फैक्टर है। एक है R, दूसरा है LG, तीसरा है न्यूक्लियोफाइल, चौथा है सॉल्वेंट। 4 प्लेयर है, R, LG, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, 4 फैक्टर। फटाफट रिकॉल करते, दिमाग में सेट करते हैं यहां सारी बात। एक होता है SN1, एक होता है SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अभी 2 तरीके पढ़ रहे हैं, SN1, SN2। SN1 में क्या होता है जी बताओ? पहले RLG वाला बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटायन बन गया पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटायन पर अटैक किया और RNU बन गया। 2 स्टेप, SN1 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, याद रखिएगा। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया। SN2 याद कर लो दिमाग में, यहां आना न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ, एक साथ, एक स्टेप में होता है, याद रखिए। क्या बोले हम? SN1 में लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फर्स्ट, देन आफ्टर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 में अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। SN1 एक स्टेप, SN1 2 स्टेप, SN2 एक स्टेप। पहला स्टेप RDS, पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बना है SN1 में। रेट जो है SN1 में सिर्फ RLG की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलेकुलरिटी एक है, इसलिए उसको यूनिमोलेकुलर बोलते हैं 1। यहां एक ही स्टेप है SN2 में। रेट RLG की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, दोनों की कंसंट्रेशन पे। तो मोलेकुलरिटी 2 हो गई, रिएक्शन बाई मोलेकुलर हो गया। बाई डिफॉल्ट, बाई लक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाई लक। SN1 का ऑर्डर भी 1 होता है, मोलेकुलरिटी भी 1। SN2 का ऑर्डर भी 2 होता है, मोलेकुलरिटी भी 2। जरूरी नहीं है ऑर्डर और मोलेकुलरिटी सेम हो, समझ रहे बात? फिर यहां क्या बोला? कार्बोकेटायन बन सकता है, यहां नहीं बन सकता। रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, यहां तो बना ही नहीं, तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अप और डाउन दोनों साइड से हो सकता है। अटैक से अगर कायरल सेंटर बना और मोलेकुल में और कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है तो एनंशियोमर्स बनेगा। एनंशियोमर्स बनेगा तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। रेशमिक मिक्सचर बनेगा यानी कि रेशमाइजेशन होगा। क्या रेशमाइजेशन परफेक्ट होगा? परफेक्ट नहीं होगा। जो बैक साइड अटैक वाला है वो थोड़ा डोमिनेट करेगा उस साइड से जिधर से लिविंग ग्रुप लीव किया उधर के अटैक से। रिटेंटेड प्रोडक्ट थोड़ा कम, इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा। 100% रेशमाइजेशन नहीं है। यहां आते हैं, कार्बोकेटायन नहीं बना, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, अटैक केवल और केवल बैक साइड, अटैक केवल और केवल बैक साइड से, ओनली बैक साइड अटैक। क्यों? एक स्टेप में हो रहा है, आना जाना साथ साथ, तो जिधर से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एग्जैक्टली उसके बैक साइड से अटैक होगा। 100% बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। कंप्लीट इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आर शेष हो जाए, एस से आर हो भी सकता है और नहीं भी। इन्वर्जन का वर्ड का मतलब है जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बस। वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। छतरी जो पहले अगर ऐसे था तो ये छतरी ऊपर की ओर पलट जाता है, ये लिविंग ग्रुप ऊपर से गया और न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया तो ये छतरी पलट जाता है। वाल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन हो गया। SN2 में होता है वाल्डन इन्वर्जन।
याद रहेगा। इस दौरान पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को और न्यूक्लियोफाइल को छोड़ करके बाकी तीनों जो है बॉन्ड वो एक प्लेन में होते हैं। sp2 कैरेक्टर होता है उसमें। पूरी कहानी मैंने एक बार फिर से रिकॉल कर दी। बोर्ड को अब मैं मिटाऊंगा, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मिटाए, मिटा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिटा रहे हैं। भाई देखो, सुनो मन लगा के, क्या तुम्हें अभी तक मुश्किल लगा? सर लोग बताते हैं SN1 SN2 बड़ा टफ होता है, मुश्किल तो नहीं लगा सर। क्या सही में टफ होता है थोड़ा सर? हाँ जी होता है टफ। सर ये चैप्टर टफ है क्या? बिल्कुल है टफ। पर आपने जो बताया उसमें टफ कुछ लगा ही नहीं। SN1 बहुत क्लियर लग रहा है, आसान सा। SN2 भी बहुत क्लियर लग रहा है, आसान सा। टफ क्या है सर? भाई देखो, सवाल को समझो। SN1 होगा तो जो हो रहा है वो करा देंगे, और क्या, आसान है। SN2 होगा तो जो हो रहा है वो करा देंगे, आसान है। पता है दोस्त, मुश्किल ये नहीं है कि SN1 में क्या लिखना है और SN2 में क्या लिखना है, क्या कराना है। मुश्किल सबसे ज्यादा यही है कि डिसाइड कैसे होगा कि किस रिएक्शन में SN1 हो रहा है कि SN2। ये मुश्किल है कि इस रिएक्शन में SN1 होगा या SN2 होगा, ये डिसाइड करना मुश्किल है। एक बार पता चल जाए ना इसमें SN1 हो रहा है, करा देंगे। एक बार पता चल जाए ना इसमें SN2 हो रहा है, करा देंगे। मुश्किल क्या है, इस रिएक्शन में SN1 होगा या SN2 होगा, ये डिसाइड करना। समझ रहे हो? ये मुश्किल कड़ी है। मैं आपको आज की क्लास में ही दिखाऊंगा क्यों ये मुश्किल है, क्यों ये कई बार परेशान करता है कि SN1 होगा या SN2 होगा, ये डिसाइड करने में क्यों दिक्कत आती है। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे तो वहां से सॉल्यूशन आपको मिलेगा। समझो जरा, खोजोगे सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो अपना टॉपिक यहां से उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर्स affecting whether SN1 or SN2। फैक्टर्स affecting whether SN1 और SN2। ठीक है। अब भाई कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूं कि तुम डिसाइड करोगे? बताओ कौन डिसाइड करेगा SN1 होगा कि SN2? सर की स्टूडेंट्स? ना सर ना स्टूडेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे। कौन है पार्टिसिपेंट्स? 4 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, 4 प्लेयर हैं। R, LG, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, यही 4 प्लेयर हैं। R, LG, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, यही 4 डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन में SN1 होने वाला है कि SN2। चले दोस्त, चलो देखो। तो इसमें सबसे पहले फैक्टर पर आते हैं। R यानी कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप यही डिसाइड करेगा। पहला फैक्टर ये हुआ। अब देखो बेटा, तुम बताओ, अभी पढ़े हो ना, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। घर के लिए क्या,
जब लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव में पूरे सीख जाएंगे, बाद में क्या देखेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं ऐप पे डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जब हम पढ़ा रहे हैं, तुम सीख रहे हो, तो दिमाग में छापो, बाद के लिए क्या है। कोई खाने की चीज है कि रखेंगे, अपने दिमाग में डालेंगे। दिमाग से बड़ा स्टोर हाउस कुछ नहीं है, ऐप थोड़े होता है बड़ा स्टोर हाउस। चलिए अल्काइल ग्रुप। अच्छा, SN1 में क्या देखा था बताओ। क्या SN1 में कार्बोकेटायन बना था? हाँ सर बना था। अच्छा, कार्बोकेटायन बना था, और कार्बोकेटायन का बनने वाला स्टेप ही RDS था? बिल्कुल था सर। तो फिर अब आगे बताइए, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, SN1 के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तुम बताओ, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर कार्बन 1 डिग्री हो, कार्बन 2 डिग्री हो, कार्बन 3 डिग्री हो, सामान्यतः तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। GOC में पढ़ाए हैं, ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, SN1 के चांसेस उतने ज्यादा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप में R के आधार पे रेट ऑफ SN1, ऑर्डर बोलो, 3 डिग्री कार्बन, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। ये किस आधार पर डिसाइड किया बताओ तुम ही। ये डिसाइड किया किस आधार पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन SN1 में बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन रेट उतना फास्ट। तो अगर कार्बन में 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाले का रेट फास्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब आ जाओ SN2 में। SN2 की बात करिए सर। ऐसा है दोस्त, ऐसा है दोस्त, SN2 में तो कार्बोकेटायन बनता ही नहीं। तो जब बनता ही नहीं, तो क्या उसकी स्टेबिलिटी की बात करें? नहीं करेंगे। पर हां, एक बात है दोस्त, आना और जाना साथ साथ हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ हो रहा है। एक बात बताओ, एक क्लास है बड़ी सी, उसमें से बच्चे निकल रहे हैं, और उसी समय उसी क्लास में दूसरे बच्चे आ रहे हैं, आना जाना साथ साथ होगा। तो मेरे दोस्त, भीड़ भाड़, क्राउडिंग एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? अरे जा भी रहा है उसी तरह, आ भी रहा है, एक ही साथ दोनों काम आ रहा है, भीड़ भाड़ होगा कि नहीं होगा? क्राउडिंग विल प्ले रोल हियर। किसमें? SN2 में, क्योंकि लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ SN2 हिंड्रेंस ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री में कि 2 डिग्री में कि 1 डिग्री में? हिंड्रेंस ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री में कि 2 डिग्री में कि 1 डिग्री में? हिंड्रेंस, क्राउडिंग ज्यादा होगा 3 डिग्री में। तो रेट ऑफ SN2 की बात करें, 1 डिग्री जिसमें सबसे कम हिंड्रेंस है, उसका रेट फास्ट होगा। तब उसके बाद आएगा 2 डिग्री, तब उसके बाद आएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री जहां सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है, SN2 का रेट कम रहेगा। क्या लिखते हैं सर? हम लिखेंगे क्यों SN2 का रेट कम रहेगा? क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस यहां फैक्टर हो गया, इस चीज को डिसाइड करने वाला स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, पहली बात हो गई है। अल्काइल ग्रुप के आधार पर SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रेट का ऑर्डर हो गया। SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल का नेचर पे आ जाओ। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कुछ बच्चे आराम की मुद्रा में हैं। मेरे पास तो पूरी दिन फोन आता रहता है बच्चों का, आराम की मुद्रा में है। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि कोचिंग क्लासेस कब खुलेगी। भाई देखो, सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अभी उन्होंने कोचिंग क्लासेस खोलने की अनुमति नहीं दी है। साफ साफ लिखा गया है कि कोचिंग और छात्रावास बंद रहेंगे। बिहार सरकार का 22 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, और उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को कंसिडरेशन में लेके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो वक्तव्य जारी किया, उन्होंने साफ साफ कहा अगले आदेश तक कोचिंग और छात्रावास बंद रहेंगे। दूसरी बात, स्कूल को खुलने के लिए उन्होंने कहा है
9th 10th 11th 12th के लिए स्कूल खुलेगा 28 तारीख से, और वीक में 2 दिन बच्चे क्लास के लिए आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई हो सकती है। पहली बात तो सरकार का आदेश है नहीं, कब कोचिंग खुलेगा कब नहीं उसके बारे में कोई बात है नहीं। और हमारे पार्थाश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 12th का करीब करीब 80 to 85% कोर्स हमारा पूरा हो गया है। हमें जो लग रहा है वो अक्टूबर लास्ट तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। कुछ चीज़ों में रह गया तो 2-4 लेक्चर और जाएगा, वरना अक्टूबर लास्ट तक हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से पढ़ाने की कोशिश की है, पढ़ाया भी है। त्रुटियां कमियां हर जगह रहती है, पर नीयत बहुत स्वच्छ थी कि हमने मेहनत से पढ़ाने की कोशिश की है। हम लोग ऑप्टिक्स चल रहा है फिजिक्स में, मैथ्स में हमारा इंटीग्रेशन लास्ट कर रहा है 12th की बात करें तो। बायोलॉजी में काफ़ी हद तक सिलेबस आगे है, एक आध चैप्टर बच रहा है, बच्चों को आइडिया है। ऑर्गेनिक अक्टूबर लास्ट या नवंबर में 10 दिन और जाएगा, ऐसा हो सकता है, नवंबर 10 दिन और मान के चलिए। ऑर्गेनिक थोड़ा, फिजिकल काफ़ी लास्ट में चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी काफ़ी आगे चल रहा है, बच्चों को आइडिया है। अब सवाल उठता है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आपने कसम खा रखी है, तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कोरोना का सिचुएशन है, कोविड का टाइम है। आपको समझना पड़ेगा कि देश दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। सरकार भी बहुत सारी चीजों को कर पाने में अभी सक्षम नहीं दिख रही है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं और बहुत लोगों की मजबूरियां हैं। अगर आप अपने पढ़ाई को पुराने दिशा निर्देश से रखने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। एक तो अगर इंस्टीट्यूट अभी खुलने का आदेश आ जाता तो अभी तक भी खोल देते, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा कि 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूं मैं कि क्लासेस आगे अभी खुल पाएंगी, और खुलेंगी तो हम किस कोर्स को पूरा करेंगे। हमारा कोर्स काफ़ी कंप्लीशन पे है। कौन बच्चा पटना आएगा कौन नहीं आएगा, पार्थाश्रम के बच्चों के लिए बात बोल रहे हैं, इसलिए वी आर नॉट वेरी होपफुल। कई बच्चे पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही इसी क्लास में एक मैसेज दे देते हैं। तो आप पढ़िए, डाउट्स पूरा कीजिए, हर चीज के लिए उपलब्धता है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़े हुए हैं या नहीं पढ़ रहे हैं कि कब ऑफलाइन होगा, तो ये आप नुकसान कर रहे हैं। इसमें मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। 12th की पढ़ाई हमें जहां तक दिख रहा है 98-99% ये ऑनलाइन मोड में ही खत्म होने वाली है। मैंने आपको स्पष्ट संकेत दे दिया है। बाकी हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं, कोई और चर्चा करनी हो तो आप कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के नेचर की बात करें, न्यूक्लियोफाइल की नेचर, ठीक है। अब जरा यहां आ जाए, जरा न्यूक्लियोफाइल की नेचर देखो भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था ना मैंने जीओसी में, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा एक बार उसको जरूर रिवाइज कर ले, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इस चैप्टर में इसका बड़ा यूज आने वाला है, जिक्र आने वाला है। पहले ये बताओ SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता, रेट। SN2 रिएक्शन का याद करो ना, यहां मैं लिखता हूं SN2 के लिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLG और न्यूक्लियोफाइल, याद करो। SN1 के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLG। अब देखो, अभी पढ़ाया ना कुछ देर पहले। अब देखो SN2 में रेट इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल है, तो भाई इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी और जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, रेट SN2 का उतना फास्ट होगा। इसीलिए किताब लिखता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल will favor SN2. High concentration of strong nucleophile, high concentration of strong nucleophile will favor SN2। समझो जरा, फिर से एक बार आते हैं। SN2 के रेट इक्वेशन में न्यूक्लियोफाइल है,
तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी और जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा रेट उतना फास्ट होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2। एक और चीज लिखा हुआ है किताब में, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN1। सुनिए जरा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं डिसाइड करना, हम डिसाइड करना चाह रहे हैं कब होगा SN1 कब होगा SN2। अब देखो बेटा इस सवाल में एक बात है, सर SN1 रिएक्शन में तो RLG के अलावा न्यूक्लियोफाइल है नहीं। सर यहां तो न्यूक्लियोफाइल का रेट इक्वेशन में कोई चर्चा ही नहीं है। तो हमें तो लगता है कि न्यूक्लियोफाइल की से SN1 डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। पर मेरा कहना है किताब इसका आंसर ऐसे देता है, देखो SN1 और SN2 ये कुछ ऐसे हैं जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक होता है अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। अगर आप अच्छाई के रास्ते पर ज्यादा जा रहे हो इसका मतलब बुराई के रास्ते पर कम जा रहे हो। अगर आप बुराई के रास्ते पर ज्यादा जा रहे हो इसका मतलब अच्छाई के रास्ते पर कम जा रहे हो। तो अगर SN2 के चांसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब SN1 के चांसेस घट रहे हैं। अगर SN2 के चांसेस घट रहे हैं इसका मतलब SN1 के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी किस बात को लेके कह रहे हैं सर? देखो अगर तेरा न्यूक्लियोफाइल वीक रहा, वीक, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN2 को तो फेवर नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग फेवर करता है SN2 को, तो आखिर वीक किसको फेवर करेगा? SN2 के चांसेस नहीं रहे तो किसके चांसेस हो जाएंगे? SN1 के। इस तरह से निगेटिव वे में आंसर आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जहां SN2 को फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। लेकिन एक बात याद रहे, यहां गलती मत करिएगा, कंसंट्रेशन दोनों की ही केस में ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तभी कॉलिजन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा ही चाहिए। कोई बच्चा कह देगा यहां हाई कंसंट्रेशन हो, यहां लो कंसंट्रेशन हो या नो कंसंट्रेशन हो। जब नो कंसंट्रेशन रहेगा तो अटैक कैसे होगा, कॉलिजन कैसे होगा? इसलिए यह हमको लगता है आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब बात आती है सर क्वेश्चन में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड करेंगे? अब यार देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अभी के लिए जनरली जहां चार्ज होता है, चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, CN माइनस, SH माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। I माइनस, Br माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। समझ रहे हो? वीक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था ना, और हॉलैंड और इंडिया, की सनक ने हॉलैंड और इंडिया, वो ऑर्डर लिखाया था, उसको जाके देखना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल पर आते हैं। जनरली जो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हैं और जिनमें लोन पेयर होता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूट्रल होते हैं और जिनमें लोन पेयर होता है, H2O, ROH, ये सब यहां लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक SH माइनस, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एटसेट्रा, ठीक है। या वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक H2O, ROH, ये न्यूट्रल और लोन पेयर वाले, ये न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज वाले। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा आइडिया तो लगा होगा, बाकी जरूर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तीसरा आते हैं, थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी पढ़ाए, पढ़ लेना, इस चैप्टर में के लिए ही पढ़ाया गया है वो। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक एसीटोन, DMSO, DMF, याद करिए, देखिएगा जरूर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो पोलर प्रोटिक होता है जैसे कि वाटर हुआ, ROH हुआ, जरूरत पड़ने पर H+ दे देता है। अपने H+ के जरिए न्यूक्लियोफाइल पे जो माइनस होता है ना उसको घेर लेता है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है अपने H+ के जरिए न्यूक्लियोफाइल पर जो माइनस होता है उसको घेर देता है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है।
इसका मतलब क्या हुआ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर को कमजोर कर देता है। कैसे? सॉल्वेट करके, सराउंड करके, घेर करके। पोलर एप्रोटिक H+ नहीं दे पाता, वो सराउंड नहीं कर पाता, वो सॉल्वेट नहीं कर पाता। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर को घटाता है, पोलर एप्रोटिक नहीं घटाता। तो आप बताओ कहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए? SN2 में। तो जो नहीं घटाएगा न्यूक्लियोफिलिक नेचर को, वो SN2 फेवर करेगा। यानी कि यहां पर हम लिखना चाहेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMSO, ETC favor SN2 since they do not decrease nucleophilic nature. ठीक है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, ETC favors SN1 since they decrease न्यूक्लियोफिलिक नेचर। पोलर प्रोटिक जहां SN1 को फेवर करता है, पोलर, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर घटा देता है और कमजोर न्यूक्लियोफाइल हमको SN1 में चाहिए। पोलर एप्रोटिक जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर को नहीं घटाता, इस वजह से हमको वहां न्यूक्लियोफाइल थोड़ा स्ट्रांग रह जाता है, तो SN2 को फेवर करता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट पे आते हैं। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट पे हम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, फोर्थ पॉइंट पे। बस आज का लेक्चर खत्म करने वाले हैं यहीं पे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से, SN1 में 2 स्टेप है। पहला स्टेप RDS है। SN1 में 2 स्टेप है। पहला स्टेप RDS है और उसी में लिविंग ग्रुप निकल रहा है। SN1 में 2 स्टेप है, पहला स्टेप RDS है और उसी में लिविंग ग्रुप निकल रहा है। लिविंग ग्रुप किस स्टेप निकल रहा है? RDS में। और SN2 में एक ही स्टेप है, वही RDS हो गया यार, वही हो गया जो हो गया, और लिविंग ग्रुप उसी में निकल रहा है। यानी कि चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, लिविंग ग्रुप RDS में ही निकल रहा है। SN1 हो चाहे SN2 हो, लिविंग ग्रुप RDS में ही निकल रहा है। तो लिविंग ग्रुप तो निकलना जरूरी है ना जी। तो याद रखो चौथा फैक्टर, लिविंग ग्रुप के आधार पर आप नहीं बता सकते कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2। लिविंग ग्रुप के आधार पर आप नहीं बता सकते कि SN1 होगा या SN2। लेकिन एक बात जरूर बता सकते हो कि अगर लिविंग ग्रुप कमजोर हुआ तो न SN1 होगा न SN2, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना SN1 के लिए भी जरूरी है और SN2 के लिए भी जरूरी है। समझ रहे हो आप? ये बात हम कहना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे सर आप? On the basis of living group, we cannot say whether SN1 or SN2, but one thing is true. क्या? In case of poor living group, neither SN1 nor
SN2 will टेक प्लेस। ना तो SN1 होगा न SN2 होगा। बात तो समझ में आई होगी। अब बेटा टाइम नहीं लेंगे, 1 से 2 मिनट बस खत्म। हमारा सवाल क्या था? सर ये मुश्किल क्यों है डिसाइड करना कि कब होगा SN1 कब होगा SN2। अब देखो अभी तक जो तुमको हमने बताया वो एक एक फैक्टर को अलग अलग करके जैसे एक वेरिएबल काम कर रहा हो, पर सवाल में तो सभी रहेंगे ना। सवाल एक वेरिएबल का नहीं ना है। सपोज करो जैसे मान लो तुम्हारा R जो है वो 2 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल, यहां देखो न्यूक्लियोफाइल वीक है और सॉल्वेंट एप्रोटिक है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट जहां SN2 को फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल वहां SN1 को फेवर करता है। अब ये कह रहा है किसी और को फेवर करेंगे, वो कह रहा है किसी और को फेवर करेंगे। पता कैसे चलेगा कौन बड़ा फैक्टर है? अरे समझो ना, 4 फैक्टर हैं। लिविंग ग्रुप वाला तो चलो उससे तो डिसाइड नहीं हो रहा है SN1 SN2। बाकी 3 फैक्टर में एक साथ काम कर रहे। कब कौन सा फैक्टर किस पे भारी पड़े ये पता करना मुश्किल है। इसलिए सवाल मुश्किल हो जाता है कि कब SN1 होगा कब SN2 डिसाइड करना। समझ रहे हो? पर फिर भी जाते जाते थोड़ा रिलैक्स तुमको करेंगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। सुन लो जरा लास्ट 2-4 लाइन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहता है सब्स्टिट्यूशन के दौरान 1 डिग्री कार्बोकैटायन इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वो नहीं बनता, वो बनता ही नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं? सब एलिमिनेशन में बनता है, एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है इसलिए बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन के दौरान 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनता क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब बनता ही नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के आधार पर ले रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री का रेट कम बताया आपने। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये बहुत ही कम है। माने अगर 1 डिग्री रहे तो SN1 मत कराना, कम नहीं होगा, बहुत कम होगा, कराना ही मत। यानी कि अगर क्वेश्चन में R 1 डिग्री रहा, बाकी सब हल्का मचाते रहे, कोई बात नहीं। अगर 1 डिग्री हमारा SN1 नहीं होगा क्योंकि 1 डिग्री में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। और 3 डिग्री इतना ना हिंडर्ड होता है, 3 डिग्री इतना ना हिंडर्ड होता है कि 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। 3 डिग्री इतना हिंडर्ड होता है कि 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। यानी कि अगर 1 डिग्री रहेगा SN1 नहीं होगा तो क्या होगा? SN2। 3 डिग्री रहेगा SN2 नहीं होगा तो क्या रहेगा? SN1। 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा तो क्या होगा? SN1। कितना आसान हो गया। लेकिन बेटा अभी भी मुश्किल है, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। मैक्सिमम सवाल 2 डिग्री वाले रहते हैं, मैक्सिमम सवाल 2 डिग्री वाले रहते हैं, जहां SN1 भी पॉसिबल है, जहां SN2 भी पॉसिबल है। तो सवाल अभी भी बचा हुआ है, सवाल अभी भी खड़ा है और सीखेंगे अभ्यास से, प्रैक्टिस से। इतना आसान होता तो आसानी से आंसर मिल गया होता। 1 डिग्री में SN1 नहीं होगा, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 डिग्री पे रहते हैं। देखेंगे आगे, हम आपको राय देंगे। आप एक बार न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और सॉल्वेंट ये अच्छे से नोट्स देख लीजिए, तब आइए क्लास में। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजेदार भी है, एग्जाम में खूब आता है। आज की क्लास हम यहीं पे पूरा करते हैं। और हाँ मत भूलिएगा, कल तो क्लास होगी ही, कल दिन में होगी क्लास, और कल शाम में आपका प्रैक्टिस सेशन है। शाम में 10 से 11:30 फोटो एलिजिनेशन एक क्लास किया है प्रैक्टिस सेशन वाला, दूसरा कल है, कल शाम में साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।